एक्सरे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके लिए एक कुलिस ट्यूब होती है और उस ट्यूब का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक फिलामेंट होता है जिसकी बैटरी की मदद से हम इस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। ठीक है, तो हम अगर किसी चीज को हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो ये फिलामेंट का यही काम है कि इसको हीट किया जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तो ये कॉलीमेटर यहाँ पे यूज किया जाता है। इस कॉलीमेटर का मतलब ये होता है इसमें एक छोटा सा गैप होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होंगे वही इलेक्ट्रॉन इस कॉलीमेटर के बीच से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रेट लाइन पे चल के बाहर निकलेंगे वो इस कॉलीमेटर से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं वो एक बीम की तरह आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे वो बीम की तरह आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहां पर एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई जाती है। ठीक है, और इस वोल्टेज वाली बैटरी को हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी कहते हैं। अब ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले हैं इनको एक्सेलरेट करवाता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये सब के सब एक्सेलरेट करते हुए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और ये वोल्टेज किलोवोल्ट के ऑर्डर का है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और जब तक इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचते हैं तब तक उनके पास एक हाई अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होती है। ये एक मेटल टारगेट है। मेटल टारगेट से ये सारे इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं, किसी हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन मेटल से टकराएंगे तो टकराने से उनकी एनर्जी का लॉस होगा। वो जो एनर्जी का लॉस होगा उसका कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग हिस्सा है वो फोटॉन्स के फॉर्म में एक्सरे की तरह बाहर निकलता है। तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको फोटॉन्स भी हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से टकराने पर लॉस होती है, उस लॉस ऑफ एनर्जी को फोटोन अपने आप में बदलता है और फोटोन यहां से बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग एक्सरे कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो लॉस हुआ है उसका कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने से ये मेटल जो है इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसलिए हम मेटल ऐसा लेते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, इसलिए हमने मोलिब्डेनम या टंगस्टन यहाँ पे यूज किया है जिससे उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, जिससे आसानी से वो मेल्ट ना कर पाए। मेल्ट ना कर पाए उसके लिए एक और यहां पर अरेंजमेंट किया गया है। इसके पीछे कॉपर का ब्लॉक लगाया गया है और कॉपर का ब्लॉक से कॉपर की रॉड गई है। ये कॉपर की रॉड इंस्ट्रूमेंट से बाहर चली जाती है, इस अरेंजमेंट से बाहर चली जाती है। तो जो भी हीट मेटल टारगेट को मिल रही होगी वो हीट कॉपर रॉड के थ्रू बाहर चली जाएगी और हीट को अगर हम बाहर भेज सकते हैं तो इसको मेल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट रहता है और इस अरेंजमेंट में ये कॉपर के थ्रू जो हीट है वो बाहर चली जाती है। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये आप कह सकते हो एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट अपोजिट इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर फोटॉन्स किसी टारगेट मेटल में आके टकराते थे तो फोटॉन्स के मेटल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे। ठीक है, ये इफेक्ट जस्ट उल्टा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन मेटल से टकराएंगे और उनकी एनर्जी का जो लॉस होगा वो फोटॉन्स लेके निकल जाएंगे, जिसको हम लोग एक्सरे कह रहे हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन मेटल से टकराते थे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेटल से टकरा रहे हैं तो फोटॉन्स का एमिशन हो रहा है और इन फोटॉन्स का नाम हम लोग एक्सरे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। ये फिलामेंट वोल्टेज से क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप फिलामेंट वोल्टेज बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। तो फोटॉन्स के नंबर अगर बढ़ाने हैं तो हम फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ा देंगे। फोटॉन्स के जो नंबर होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने सीखा था कि इंटेंसिटी की हम जब बात करते हैं तो इंटेंसिटी फोटॉन्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और फोटॉन्स के नंबर अगर बढ़ाने हैं तो हम फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो यहां पर फोटॉन्स के नंबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन फिलामेंट
voltage, number of photons increases. ठीक है, और फोटॉन्स के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रही होगी। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होगा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को बढ़ा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं इस वोल्टेज की वजह से। और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा एनर्जी से ट्रेवल करेंगे तो जब वो लॉस होगा तो ज्यादा लॉस होगा, और जितना ज्यादा लॉस होगा फोटोन वही लॉस लेके निकल रहा है, मतलब फोटॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है विथ द इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एनर्जी ऑफ फोटोन, कौन से फोटोन? इनका नाम है एक्सरे, इंक्रीजेस। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, और हम अगर फोटॉन्स के नंबर या इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक्सरे का एमिशन होता है। यहाँ पे दो तरीके की एक्सरे का एमिशन होता है, हम दोनों तरह की एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एक्सरेज, और कंटिन्यूअस एक्सरे का एमिशन क्यों हो रहा है। एमिशन क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो हाई काइनेटिक एनर्जी से मेटल से टकराएंगे, उसके टकराने से जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी वो लॉस हो जाएगी कोलिजन से, और जो एनर्जी लॉस होगी वो फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उन फोटोन को हम लोग एक्सरे कहते हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरे जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो यहां पे एमिशन हो रही है, उसका नाम है कंटिन्यूअस एक्सरेस। कंटिन्यूअस एक्सरेस का एमिशन क्यों हुआ? When high energy electrons which was accelerated in tube strikes the metal target, then on collision the loss of energy converts into energy of photon। ठीक है, तो कोलिजन से जो एनर्जी का लॉस हुआ फोटोन का, उससे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस हुआ कोलिजन में, उससे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, इनको हम कंटिन्यूअस एक्सरे कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E का है और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मान लो हम कहते हैं कि V वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। तो अगर हम Q के चार्ज को V वोल्ट में एक्सेलरेट करवाते हैं तो उस चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी QV की हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E का है, और हम इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट करवाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर स्ट्राइकिंग मेटल टारगेट की अगर हम बात करें तो वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी E इंटू V, जहां पर V एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है जो उसको एक्सेलरेट कराने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब मेटल से टकराएगा तो हो सकता है कि पहले ही कोलिजन में वो 100% एनर्जी का लॉस कर दे, या हो सकता है 90% करे, 80% करे, 70% करे, मतलब कोलिजन में कुछ परसेंटेज एनर्जी का लॉस हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है? पूरा जितनी काइनेटिक एनर्जी थी सारा लॉस हो गया, ये मैक्सिमम लॉस है। और अगर बिल्कुल लॉस नहीं होगा तो हम कहेंगे कि जो लॉस है वो जीरो है। ठीक है, तो अब ये कहा जा सकता है कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कोलिजन, ये जो होगा ये जीरो और ईवी के बीच में रहेगा, क्योंकि ईवी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, तो हो सकता है कि सारा का सारा लॉस हो जाता, और जीरो तब जब कोई भी लॉस नहीं होता। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस हुआ है वो फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है,
तो जो फोटोन की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ एक्सरे, वो एनर्जी भी इसी रेंज में होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस ही फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक। एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी भी फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एस सी बाय लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी की रेंज एस सी बाय लैम्डा जो होगी वो इसके बीच में होगी। ठीक है। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये 1/0, हम जब सबको उल्टा कर दे रहे हैं तो सबको उल्टा करने से ये लैम्डा बाई एच सी हो जाएगा और ये 1/EV हो जाएगा। लेकिन आप जब किसी भी चीज को उल्टा करते हैं तो जो इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो जो इनइक्वालिटी अभी ग्रेटर देन थी, अब ये उसका जो ऑर्डर होगा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने उन सबका रेसिप्रोकल ले लिया। 1/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। ठीक है। लैम्डा बाई एच सी 1/EV। अब हम पूरी इक्वेशन को एस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंफिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो इंफिनिटी ही रहेगा, और एच सी अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एच सी बाई ईवी। इसका ये मतलब रहा कि जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो इस रेंज में होनी चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ इनफाइनाइट हो सकती है, तो इनफाइनाइट तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कहां पर है, लेकिन ये जो वेवलेंथ आ रही है ये मिनिमम वेवलेंथ है, और इस वेवलेंथ को हम नाम देते हैं कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है। तो कट ऑफ वेवलेंथ कहें इसको या मिनिमम वेवलेंथ कहें, ये वो वेवलेंथ है जो कि रिलीज होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और वो वेवलेंथ कितनी आ रही है, हमने लिखा कि लैम्डा मिनिमम है एच सी अपॉन ईवी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर आप इस लैम्डा मिनिमम की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहोगे तो ये आप डायरेक्टली 12400 अपॉन वी कर दोगे, तो ये लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। वोल्टेज को सीधे सीधे इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, जिससे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो यहां पे जो एक्सरे एमिट हो रही है ये उस एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ है। तो वे जो वेवलेंथ निकल रही है ये मिनिमम इतनी है और मैक्सिमम इतनी है। ठीक है। अब अगर हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट वेवलेंथ का एमिशन हुआ है। यहां पर है इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होती है। तो वाई एक्सिस में हम लोग इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं एक्सरे की, और एक्स एक्सिस पे हम लोग वेवलेंथ लेते हैं। ठीक है। तो जो भी वेवलेंथ आ रही हैं वो इसी रेंज में है, मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है। और जो ग्राफ बनता है वो रफली कुछ इस तरीके से बनता है, इंफिनिटी है तो वो चलता जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हर एक डिफरेंट वेवलेंथ की, जैसे ये मिनिमम वेवलेंथ है जो हमने निकाली यहां पे, इसको कट ऑफ वेवलेंथ कह रहे हैं, सारी वेवलेंथ इससे ज्यादा होंगी। ठीक है। मिनिमम से वेवलेंथ सबकी ज्यादा होगी, मिनिमम होगी और उससे ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो जो वेवलेंथ है, जैसे ये लैम्डा मिनिमम मान लो हमने निकाला 1000 एंगस्ट्रॉम, तो 1000 एंगस्ट्रॉम की मिनिमम वेवलेंथ है, और 1000 से लेकर इंफिनिटी के बीच में सारी वेवलेंथ हो सकती हैं। मतलब 1000.01, 1000.02, 1000.03 करते 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 इनफाइनाइट तक सारी वेवलेंथ आ सकती हैं। इसलिए ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है। हर एक वेवलेंथ जो यहां पर हो सकती है वो सारी वेवलेंथ निकल रही होंगी। हाँ, ये जरूर है कि जो भी वेवलेंथ निकल रही हैं उनकी इंटेंसिटीज अलग है। मतलब कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी जिनके पास कम फोटॉन्स होंगे, जैसे हो सकता है कि 2000 एंगस्ट्रॉम वाले के पास कम फोटॉन्स निकल रहे होंगे, वहीं 5000 एंगस्ट्रॉम के पास हो सकता है कि ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे हो। तो हर एक वेवलेंथ के पास इंटेंसिटी अलग है, तो फोटॉन्स के नंबर भी अलग अलग होते हैं। और मोस्टली ग्राफ बीच से राइज करता है कहीं पर, तो बीच में राइज करने का मतलब ये हुआ कि फोटॉन्स निकले क्यों थे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मैटर से टकराए थे तो उनकी एनर्जी का जो लॉस हुआ था उसी कारण फोटॉन्स निकले थे। तो जो एनर्जी का लॉस होता है वो जनरली 30% से 70% के बीच में जनरली ज्यादा होता है। इसलिए 30% से 70% की एनर्जी लेके जो फोटॉन्स निकलेंगे उनके नंबर ज्यादा होंगे, और बाकी इधर और इधर इनके नंबर जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से एक ग्राफ बनता है कि कैसे
इंटेंसिटी जो फोटॉन्स की है, फोटॉन्स के जो नंबर हैं वो वेवलेंथ के संग कैसे बदल रहे हैं। और उसको कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सरे का ये मतलब हुआ कि मिनिमम वेवलेंथ आपने जो निकाली है उस वेवलेंथ से सारी वेवलेंथ जो ज्यादा हो सकती हैं सबके फोटॉन्स निकल रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एन एक्सरे ट्यूब operates at 20 kilovolt. Particular electron loses 5% of its energy to emit photon. Find the wavelength of that photon. ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा कि फोटोन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी का लॉस 0 से लेकर ईवी के बीच में कुछ भी होता है और अकॉर्डिंगली फोटॉन्स एमिट होते हैं। इनमें हमने ये सीखा कि जो मिनिमम वेवलेंथ फोटोन की निकलती है वो होती है, क्या फॉर्मूला था एक्चुअली लैम्डा मिनिमम का? लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला था hc अपॉन ईवी। ठीक है, और ये फॉर्मूला था जब फोटोन अपनी 100% एनर्जी को लॉस करता है तो ये वेवलेंथ निकलती है। ठीक है, व्हेन 100% एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट तब ये निकलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि 100% एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, सिर्फ 5% एनर्जी लॉस हो रही है। अगर 5% एनर्जी लॉस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से आ रहा था। ठीक है, अगर 100% लॉस होता तो ये हो जाता, अगर 100% लॉस नहीं होता, इसकी एनर्जी का 5% लॉस होता तो हम लिखते 5/100 इंटू ईवी, क्योंकि ये 100% लॉस नहीं हुआ है, 5% लॉस हुआ है, तो ये हो जाता 20 hc अपॉन ईवी। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो hc/e होता है इसी की जो वैल्यू होती है ये होती है 12400। जब हमने फॉर्मूला सीखा था आपको ये बताया था, इसकी वैल्यू होती है 12400 अगर हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें 20 और ये जो वैल्यू थी ये हो गई 12400 और जो वोल्टेज हमको दिया है वो दिया है कितना? 20 किलो वोल्ट। तो 20 इंटू 1000 तो ये वेवलेंथ आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये 000 यहां से कैंसिल हो गया। इनफैक्ट 20 और 20 कैंसिल कर दिया हमने, एक 0 कैंसिल नहीं हुआ है, यहां पे 10 बचा हुआ है। तो ये है 124/10 तो ये हो जाएगा 12.4 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ हो जाएगी उस फोटोन की जो तब निकला है जब 5% एनर्जी का लॉस है। तो क्या याद रखना है इस फॉर्मूले में? अगर ये एनर्जी है फोटोन की, 100% लॉस हुआ तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर 5% लॉस वाला हमें केस कंसीडर करना है तो हम इस वैल्यू को 5% मतलब 5/100 से डिवाइड करके वेवलेंथ निकालेंगे। और इस बात को भी याद रखोगे कि जो hc/e होता है इसकी वैल्यू 12400 होती है, तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के बारे में। अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है? जैसा कि हमने कुलिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखा कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करते हुए पहुंचे और मेटल से टकराए, और मेटल से टकराने के बाद उनकी एनर्जी का जो लॉस हुआ है उस लॉस का ही कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा फोटोन या एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, और वो जो कन्वर्जन हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे कह रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है? जैसे ये न्यूक्लियस है, के शेल, एल शेल, एम शेल, कई सारी शेल्स होंगी और हर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, के शेल की अगर हम बात करते हैं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 होते हैं, अकॉर्डिंगली एम आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में ये सब। तो जो इलेक्ट्रॉन हमने कुलिस ट्यूब में एक्सेलरेट करवाया था, जब वो मेटल के, जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ सकता है वैसे इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि मेटल के अंदर भी जा सकता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जब मेटल के अंदर गया तो उसका जो कोलिजन है ये एक
दूसरे इलेक्ट्रॉन से हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी से एक्सेलरेट किया था कूलिस ट्यूब में, वो जब मेटल के अंदर गया और किसी के शेल के इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा गया, तो जब के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी मोमेंटम कुछ उसको ट्रांसफर करेगा, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन खुद उस एनर्जी को लेकर एटम से बाहर आ जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन टकराया था वो भी मेटल के बाहर आ गया। ऐसा करने से क्या होगा कि यहां जहां पर इलेक्ट्रॉन था वहां पर एक खाली जगह या वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर एक खाली जगह क्रिएट हो गई, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, यहां पे न्यूक्लियस है, बट यहां पर क्रिएट हो गई वैकेंसी। जो ऑर्बिट्स होती हैं के एल एम, इसमें सबसे स्टेबल ऑर्बिट वो होती है जो सबसे न्यूक्लियस के पास होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्बिट की घटती जाती है। तो जैसे ही यहां पर एक खाली वैकेंसी क्रिएट हुई, तो जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कम स्टेबल हैं इस ऑर्बिट से, वो इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को भरने के लिए नीचे आएंगे, क्योंकि उनको खाली जगह मिलेगी तो भरने के लिए नीचे आएंगे। और जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई ऑर्बिट, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है, तो जो इसकी एनर्जी का लॉस होता है वो एक वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां से जो एक्सरे का एमिशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट पे जंप करेगा, तो जो भी एनर्जी का लॉस हुआ वो जिस वेवलेंथ में कन्वर्ट होगा उसको हम एक्सरे कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सरे का एमिशन हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जाकर इनर शेल के, इनर मतलब के इनर है, एल इनर है, एम इनर है, जो कि अंदर की शेल्स हैं, उनसे अगर इलेक्ट्रॉन को टकरा के बाहर निकाल दें, तो उस खाली जगह को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से जब नीचे आएंगे, तो ऊपर से नीचे आने पे अपनी एनर्जी कम करेंगे, और एनर्जी जो कम हुई वो रिलीज होगी, और जो रिलीज होगी उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एनर्जी एक्सरे की होगी, ये एनर्जी एक्सरे की उतनी ही होगी जितना इन दोनों ऑर्बिट के बीच के एनर्जी का डिफरेंस है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जंप किया, तो जो भी एनर्जी उसकी घटी वही एक्सरे लेके निकल गया। अब अलग अलग मेटल्स के लिए ये एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे अगर आपने मान लो लेते हैं आप आयरन लेते हैं, तो उसके लिए ये डिफरेंस अलग होगा, तो एक्सरे जो निकलेगी उसकी वेवलेंथ अलग होगी। वहीं अगर आप कॉपर लेते हैं तो ये डिफरेंस अलग होगा और एक्सरे जो निकलेगी वो अलग निकलेगी। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन के शेल से निकला है और एल वाला उसको भरने आया है, तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग मेटल की होगी। इसलिए हम कहेंगे कि ये किसी भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, जो बताएगी कि ये किस कैरेक्टर का मेटल था, किस कैरेक्टर मतलब कौन सा मेटल था, और उस मेटल के अकॉर्डिंगली ये एक्सरे का एमिशन होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसी कई सारी शेल्स होती हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन आया है बाहर से, ये कोई जरूरी नहीं है कि खाली के शेल के ही इलेक्ट्रॉन को निकाले, हो सकता है वो एल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या एम के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। अगर इलेक्ट्रॉन के से निकला है तो उसको भरने के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि एल वाला ही इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से आ सकता है, क्योंकि ये खाली जगह है और सब ऊपर वाले ज्यादा एनर्जी वाले हैं। तो ज्यादा एनर्जी वाले इस कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आकर इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम लोगों ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन एल से आया था, लेकिन वो एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में आ रहा है तो हम इसको कहते हैं के सीरीज। लेकिन ये तीनों ही के हैं, तो नाम अलग अलग देने के लिए इसको अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। तो हम जब के अल्फा कह रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के में आया है, और अल्फा का मतलब जस्ट उसकी नेक्स्ट ऑर्बिट से आया होगा तो के अल्फा, उसकी नेक्स्ट ऑर्बिट से के बीटा, उसकी नेक्स्ट ऑर्बिट से के गामा। ठीक है, उसी तरीके से हो सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन एल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालता। अगर एल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालता तो उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से ही आते, नीचे वाला नहीं जाता, क्योंकि नीचे वाला ऑलरेडी स्टेबल होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एल में आ रहा है तो उसको एल सीरीज कहेंगे, ये एल अल्फा हो जाएगा, ये एल बीटा हो जाएगा, और वो और ऊपर से आता तो वो एल गामा हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन एम ऑर्बिट से निकलता तो एम ऑर्बिट को भरने के लिए यहां से या यहां से आता, नेक्स्ट ऑर्बिट से आ रहा था एम अल्फा, उससे एम बीटा, उसके ऊपर एम गामा। ठीक है,
तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का मतलब ये होता है कि हम किस मेटल की बात कर रहे हैं। अलग अलग मेटल के लिए ये जो के अल्फा की वेवलेंथ है ये अलग अलग होगी, क्योंकि मेटल्स के लिए ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दो ऑर्बिट के बीच में वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां पे कैसे एमिशन हुआ इसके बारे में हम अगर लिखते हैं तो हम ये कहेंगे, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन enters the metal and strikes the electron of inner shell, then on collision it knocks off this electron, creating a vacancy. To fill this vacancy, electrons from higher orbit jumps to this vacancy and in this process they release the wave called एक्सरे। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का एमिशन होता है इसका कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन इनर शेल से बाहर निकाल दिया गया है और उस बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जगह लेने ऊपर के इलेक्ट्रॉन जंप करके आते हैं और इस प्रोसेस में जो भी वेवलेंथ रिलीज होती है इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नाम देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो खाली हुआ है वो के, एल या एम कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जो भी इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो भी इन दोनों के ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को ही ये जो एक्सरे है वो अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा और हम कहेंगे कि जितना भी एनर्जी का डिफरेंस था वही वेवलेंथ में कन्वर्ट हो गया है और इस तरीके से आप वो वेवलेंथ निकाल सकते हो कि वो कोई किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है। अगर L से जंप करके K में आ रहा है तो ये उनकी एनर्जी का डिफरेंस होगा, अगर M से जंप करके K में आ रहा है तो उनकी एनर्जी का डिफरेंस होगा और अकॉर्डिंगली आप उस वेवलेंथ को निकाल सकते हो। लेकिन ये वेवलेंथ जो निकलेंगी वो सारी वैल्यूज नहीं ले सकती हैं, ये कुछ फिक्स वैल्यू ही ले सकती हैं और वो फिक्स वैल्यू होगी, एनर्जी का डिफरेंस फिक्स है तो वेवलेंथ फिक्स है, ये एनर्जी का डिफरेंस अलग फिक्स है तो वेवलेंथ फिक्स है। मतलब यहां पे वेवलेंथ जो है हो सकता है कि 1000 एंगस्ट्रॉम आए, फिर 1500 एंगस्ट्रॉम आए, फिर 1800 एंगस्ट्रॉम आए, मतलब 1000 के बाद 1500 अगर आ रहा है तो उसके बीच में कोई और दूसरी वेवलेंथ नहीं आएगी, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये ब्रेक कर करके आएगा और अगर ब्रेक कर करके आता है और हमें इसको अगर एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले कंटिन्यूअस एक्सरे को रिप्रेजेंट किया था, तो ये इंटेंसिटी है और यहाँ पे अगर वेवलेंथ है, तो हमने कुछ देर पहले एक ग्राफ बनाया था जो इस तरीके से बना था। ये मिनिमम वेवलेंथ थी, मिनिमम वेवलेंथ को कौन कंट्रोल करता था, वो हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे से निकालते थे। अब यहां पर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से किंक्स कह सकते हो या शार्प एजेस बना सकते हो। ये शार्प एजेस जो बन रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वाले को पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है वो जैसे ये मान लो 1000 एंगस्ट्रॉम बता रहा है, ये 1500 एंगस्ट्रॉम बता रहा है, ये 1800 एंगस्ट्रॉम बता रहा है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शार्प एज बना देते हैं, उन वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकल रही होंगी। ठीक, अब अगर मान लो इन तीनों में एक है के अल्फा, एक है के बीटा और एक है के गामा, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो एनर्जी का डिफरेंस हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, तो अगर हम के अल्फा की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एल से के में आया था, के बीटा में एम से के गामा में एन से के, एन से के का एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है,
तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो जितनी ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा उतने ज्यादा एनर्जी लेके डिफरेंस लेके आएगा, और जितना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा लेके आएगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन तीनों में के अल्फा, एक के बीटा, के गामा है, तो एक के गामा होगा, एक के बीटा होगा, के अल्फा होगा। के अल्फा की वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि के अल्फा में सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस रहा है, इलेक्ट्रॉन एल से के में आया है। के बीटा में एम से के में आया है, तो वेवलेंथ, एनर्जी का डिफरेंस बढ़ गया तो वेवलेंथ कम हो गई। के गामा में एन से के आया है, एनर्जी का डिफरेंस और बढ़ गया तो वेवलेंथ और कम हो जाएगी। ठीक है, तो के अल्फा, के बीटा, के गामा इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मेटल के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होगी, और कंटीन्यूअस एक्सरे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर आप याद करें कि जो हम लोग कंटीन्यूअस एक्सरे से निकालते थे, जो मिनिमम वेवलेंथ निकालते थे, इसका फॉर्मूला होता था 12,400 अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो जितना ज्यादा आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज रखते हो उतनी मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, मतलब ये रहा कि अगर हम आप कंपेयर करना चाहते हैं, हम दो ग्राफ देखेंगे और कंपेयर करेंगे एटॉमिक नंबर को, और हम कंपेयर करेंगे उनके एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को। तो दो ग्राफ मैं बना रहा हूं और इन दोनों से हमें इन चीजों को कंपेयर करना है। ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, एक ग्राफ मान लो ये बनाया मैंने और दूसरा ग्राफ ये बनाया। ठीक है, इस पे मैंने एक इधर बना दिया, एक शार्प एज इधर बना दिया। ठीक है, ये है किसी ये ग्राफ है जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V1 था और मेटल हमने लिया था उसका एटॉमिक नंबर Z1 था। ये ग्राफ है जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V2 है और जिस मेटल के लिए है उसका एटॉमिक नंबर Z2 है। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दो केस में अलग अलग है, एक केस में V1 है और एक केस में V2 है, और एटॉमिक नंबर भी दोनों केस में अलग अलग हैं। एक केस में एटॉमिक नंबर Z1 है और दूसरे केस में एटॉमिक नंबर Z2 है। ठीक है, हमें यह पता करना है कि V1 V2 में कौन बड़ा है और Z1 Z2 में कौन बड़ा है। यह है के अल्फा पहले वाले मेटल का और यह है के अल्फा दूसरे वाले मेटल का। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कंपेयर करना है तो आपको ये जो मिनिमम वेवलेंथ होती है लैम्डा 1 मैं कह दूं, और ये मिनिमम वेवलेंथ को मैं लैम्डा 2 कह दूं। ठीक है, ये मिनिमम वेवलेंथ है जो कहां से आती है, कंटीन्यूअस एक्सरे से। तो हमें ये पता है कि जो लैम्डा मिनिमम होता है ये 12400 अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होता है। तो जिसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बड़ा होगा उसकी मिनिमम वेवलेंथ कम आएगी। तो इन दोनों में मिनिमम वेवलेंथ किसकी कम है, लैम्डा 2 की कम है, मतलब जिसकी मिनिमम वेवलेंथ कम है उसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा रहा होगा। तो लैम्डा 2 जो है वो कम है, मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो होगा V2 वो इस केस में बड़ा होगा। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को कंपेयर करने में हम कहेंगे V2 इज ग्रेटर देन V1। क्या रीजन बताया, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को कंपेयर करने में हमें कैलकुलेट करना होता है मिनिमम वेवलेंथ, जिसकी मिनिमम वेवलेंथ कम होगी उसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक, ये हो गया एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कंपेयर करने का तरीका। एटॉमिक नंबर कंपेयर करने का तरीका होगा कि हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को जब देखेंगे तो वह एटॉमिक नंबर कंपेयर कराएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग होने से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि डेल्टा E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा होता है, और ये वेवलेंथ कौन सी थी, ये वेवलेंथ थी कंटिन्यूअस वाली, और ये वेवलेंथ कौन सी है, ये वेवलेंथ है कैरेक्टरिस्टिक वाली। कैरेक्टरिस्टिक वाली मतलब ये के अल्फा वाली। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। अब एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर आप बढ़ा देंगे उसका एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, और एनर्जी का डिफरेंस अगर बढ़ जाएगा तो जो वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक वाली है वो घट जाएगी। मतलब अगर आप ऑर्डर देखें एटॉमिक नंबर और लैम्डा में, तो जिसका लैम्डा कम होगा कैरेक्टरिस्टिक वाला उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं
तो एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वाली वेवलेंथ ये है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वाली वेवलेंथ ये है। इन दोनों में इस कैरेक्टरिस्टिक वाली वेवलेंथ का लैम्डा कम है, जिसका लैम्डा कम होगा उसका z ज्यादा होगा। क्योंकि इसका लैम्डा कम है किस वाले का, ये ग्राफ है Z1 वाले का, तो इसका लैम्डा कम है तो उसका Z1 ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2। ठीक है, तो क्या समझना है ग्राफ से, जब आपको एटॉमिक नंबर कंपेयर करना है तो आपको देखना है कि इन दोनों में के अल्फा में कौन कम है, जिसका के अल्फा कम उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। ठीक, और अगर हमें कंपेयर करना है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो जिसका लैम्डा कम, मिनिमम वाला लैम्डा कम, उसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा। तो लैम्डा 2 कम है तो V2 बड़ा है। ठीक है, और ये वाला कम वेवलेंथ है, के अल्फा 1 वाला कम है। के अल्फा 1 कौन सा है, Z1 वाले का, जिसका कम है उसका Z1 Z2 से बड़ा होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका है मोजलेस लॉ, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोजले लॉ बेसिकली क्या है कि मोजले ने कंपेयर किया कि अगर हम डिफरेंट मेटल टारगेट को यूज करते हैं कोलिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, और सबकी हम लोग के अल्फा की वेवलेंथ को कंपेयर करते हैं, तो उसने एक ग्राफ बनाया कि जो के अल्फा की वेवलेंथ निकल रही हैं उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और उसने फ्रीक्वेंसी का तो नहीं बल्कि रूट ओवर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया कि जो वेवलेंथ निकली उनकी रूट ओवर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ उसने बनाया डिफरेंट मेटल के एटॉमिक नंबर के साथ। और ये ग्राफ जो था वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ठीक है, और उसने एक्सपेरिमेंट से अलग अलग मेटल लेता गया और रूट ओवर फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे निकल रही है कैरेक्टरिस्टिक वाली, सबकी के अल्फा को कंपेयर किया या सबके के बीटा को कंपेयर किया, और स्ट्रेट लाइन अगर मिला तो उसने कहा कि जो रूट ओवर फ्रीक्वेंसी है ये मेटल के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर एक रिलेशन उसने कहा कि इस रिलेशन का हम यूज करेंगे कभी भी जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है एक्सरे की, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की, वो इस तरीके से होंगी जहां पर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, A और B यहां पे कांस्टेंट। अब अगर हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम में आते हैं, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो Ze का है, और इलेक्ट्रॉन अगर K शेल में आ रहा है L शेल से जंप करके, तो यहां पर बोर्स मॉडल में जो डिस्कशन होता है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, एक आइसोलेटेड एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है, और वहां पे जो वेवलेंथ आती है वो हम लोग लिखते हैं RZ² 1/n1² - 1/n2², अगर इलेक्ट्रॉन n2 के ऑर्बिट से जंप करके n1 के ऑर्बिट में आता है। ठीक है, हम अगर इसी मॉडल को एक जनरल एटम के लिए देखें, तो जनरल एटम के लिए भी एटॉमिक नंबर अगर उसका Z है तो उसके पास Ze एटॉमिक चार्ज होगा। लेकिन अगर हम K शेल और L शेल की बात करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे उसके, एक तो वैकेंसी हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी है। ठीक है, अब जब इस वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके नीचे आएगा तो इसको जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड होता है, और इलेक्ट्रॉन का अगर पूरा क्लाउड होता है तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे पे इस तरीके से बटा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके ऊपर से नीचे आएगा तो जैसे यहां पर कोई भी और इलेक्ट्रॉन नहीं था तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो दिख रहा था वो Ze का दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पूरा फैला हुआ है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो मिलेगा वो Ze - E का मिलेगा, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आया तो सिर्फ ये चार्ज नहीं है, ये भी एक चार्ज है इसके अंदर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो उसको फील होगा, ठीक है, Z इफेक्टिव, वो हो जाएगा Z - 1 टाइम्स E। ठीक है, जो Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फील होगा उसको इतना फील होगा। और अगर ऐसा है तो जो Z हम लोग लिख रहे थे उसकी जगह Z - 1 E नहीं, Z - 1 ही हम लिखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। तो इफेक्टिव जो उसको फील होगा वो Z नहीं बल्कि Z - 1 फील होगा, और यहाँ पे जो हम 1/λ लिखेंगे
ये होगा r टाइम्स ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर। k शेल फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आया है, l शेल सेकंड ऑर्बिट है तो सेकंड से आया है, तो ये रिलेशन हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब ये रिलेशन यूज करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 1 का स्क्वायर, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3r बाई 4, 3r बाई 4 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 का होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन होता है कि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये c बाई लैम्डा होती है, तो लैम्डा अगर यहाँ पर है तो 1 बाई लैम्डा को फ्रीक्वेंसी अपॉन c लिख सकते हैं, और ऐसा अगर हम लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3rc बाई 4 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अगर हम दोनों साइड रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट ओवर 3rc बाई 4 टाइम्स ऑफ z माइनस 1। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको मोसले लॉ की इक्वेशन से, जिसके अकॉर्डिंग रूट ओवर फ्रीक्वेंसी होती है a टाइम्स ऑफ z माइनस b, तो ये कहा जा सकता है कि जो a कांस्टेंट है ये 3rc बाई 4 है, और जो b कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये लगभग ट्रू है, हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली पूरा सच मतलब सही रिजल्ट है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर हमको a और b की वैल्यूज नहीं पता होंगी मोसले लॉ में तो हम a को लेंगे इतना और b को लेंगे इतना, क्योंकि हम लोग k अल्फा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन l से k में आया है, तो हम ये k अल्फा की बात कर रहे हैं, और हमारे सिलेबस में सिर्फ k अल्फा की ही सीरीज है और कोई सीरीज नहीं है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो k अल्फा से रिलेटेड आएगा, और k अल्फा की वेवलेंथ अगर निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, रूट फ्रीक्वेंसी a z माइनस b, a की वैल्यू इतनी होगी और b की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं मोसले लॉ के ऊपर। कहता है कोबाल्ट टारगेट इज बॉम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड वेवलेंथ ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम्स आर मेजर्ड। तो मेटल टारगेट हमने कोबाल्ट लिया। अ सेकेंड फेंटर characteristic X-ray spectrum is also found because of impurity in target। तो कोबाल्ट का हमने जब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया तो साथ ही साथ एक और स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ, वो फेंटर था मतलब हल्का था, लेकिन एक और स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ, लेकिन क्योंकि कोबाल्ट के अंदर किसी और मेटल की इंप्योरिटी भी प्रेजेंट थी। अब कहता है कि जो कोबाल्ट का के अल्फा था वो 178.9 था, इंप्योरिटी का 143.5 था, तो वो इंप्योरिटी कौन सी थी? तो जैसा कि हमने अभी ये सीखा कि रूट ओवर फ्रीक्वेंसी होती है a टाइम्स ऑफ z माइनस b और b की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो रूट ओवर फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे a टाइम्स ऑफ z माइनस 1। a की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, a कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ z माइनस 1, लैम्डा इसलिए क्योंकि दोनों की वेवलेंथ दी हुई है। अब हम लिखेंगे कि c अपॉन लैम्डा 1 जो कोबाल्ट की है, ठीक है, कोबाल्ट की जो है इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ कोबाल्ट का z कितना होता है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कोबाल्ट के लिए 27 माइनस 1, और वही जो दूसरी इम्प्योरिटी है लैम्डा ऑफ इम्प्योरिटी, ये है हमको नहीं पता कौन सी इम्प्योरिटी है, तो हमने उसका एटॉमिक नंबर z माना है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो ये लैम्डा ऑफ इम्प्योरिटी ऊपर आ जाएगी, लैम्डा ऑफ कोबाल्ट नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में ए होगा 27 माइनस 1 और नीचे होगा a टाइम्स ऑफ z माइनस 1, क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा ऑफ इम्प्योरिटी हमको दी हुई है, कितनी है 143.5, लैम्डा ऑफ कोबाल्ट दिया है 178.9 इज इक्वल टू 27 माइनस 1 26 बाई z माइनस 1। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो z लगभग 30 के बराबर आता है, और एटॉमिक नंबर जो Z30 होता है वो किसका होता है, जिंक का होता है, तो हम कहेंगे जिंक इज इम्प्योरिटी। ठीक है, तो जो मोसले लॉ पे क्वेश्चन आते हैं ये इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, वेवलेंथ भी पूछ सकता है। अगर वेवलेंथ दिया है तो फ्रीक्वेंसी को c बाय लैम्डा लिख के फिर आप डिवीजन ले लेंगे, एक का z पता होगा, दूसरे का z निकालना होगा, तो इस तरीके से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरे का पार्ट। ठीक है, तो एक्सरे में इतना ही है। एक्सरे एक छोटा चैप्टर है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेसिक आइडिया आपका होना चाहिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे और मोसले लॉ के ऊपर आते हैं।
अगली क्लास में हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास जो मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।